स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के दोस्तों सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो 20 मार्च को जो आपका सोशल साइंस का एग्जाम है दोस्तों उसके लिए आज की इस वीडियो में हम लोग 19 ऐसे भी इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके दोस्तों 20 मार्च के सामाजिक विज्ञान के पेपर में दोस्तों डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला। सेम टू सेम क्वेश्चन मिलने वाला है दोस्तों। अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं और अंत तक देख के जाते हैं दोस्तों और जितना भी दोस्तों उजाऊ सर के तहत तो चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों एक बार वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। जिस प्रकार से दोस्तों इस समय आपको पता है कि यहाँ पर आपको पंजीयन संख्या भरना, ठीक है, पंजीयन वर्ष भरना है, ठीक है। ये आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर दोस्तों 20 मार्च को होने वाला सामाजिक विज्ञान का पेपर है। पंजीयन संख्या, पंजीयन वर्ष, रोल कोड, रोल नंबर कहाँ मिलेगा ये सब, तो ये सब कहीं नहीं दोस्तों। आप सभी का जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, क्लास 10 का जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, देख लीजिए जो एडमिट कार्ड यहाँ पर देख लीजिए, रोल कोड है, रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, यहीं पर आपको भरना, ठीक है। जैसे कि रोल कोड है, पंजीयन संख्या पर भर लीजिएगा, ठीक है, और रोल नंबर भर लीजिएगा। लिपि में दोस्तों देवनागरी भर लीजिएगा और डेट आपका जो कितना है तो 20 मार्च 2023 ये भर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का ये शानदार वीडियो का स्टार्ट करते हैं दोस्तों और एक एक प्रश्न को देख कर जाए दोस्तों ताकि बोर्ड एग्जाम में एक भी गलती ना कर पाए, ठीक है। चलिए आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पेपर में, ठीक है, जो सोशल साइंस का एग्जाम होगा 20 मार्च को, उसमें तो आपको पता है कि पंजीयन संख्या सब तो शुरू में भरना है और वो सब नहीं भरेगा तो आपको जो रिजल्ट ही पेंडिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोलता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर आपको अति लघु उत्तरीय में 7 गो टोटल प्रश्न पूछा है दोस्तों, 5 गो का उत्तर देना और आपको 10 नंबर दोस्तों अति लघु उत्तरीय में पक्का करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या था। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों कि हेनरी फोर्ड कौन था, ठीक है। हेनरी फोर्ड दोस्तों कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए और जितना भी दोस्तों को जल्द से जल्द शेयर कीजिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। हेनरी फोर्ड कौन था, तो दोस्तों उत्तर में लिखना है हेनरी फोर्ड कारों का एक बहुत बड़ा निर्माता, ठीक है। हेनरी फोर्ड कौन था, कारों का एक बहुत बड़ा निर्माता था, ठीक है। हेनरी फोर्ड कारों का एक बहुत बड़ा निर्माता था, एक शब्द में उत्तर देना था, चलिए यानी एक लाइन में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट 2 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, देखिए उत्तर में देना कि औद्योगिक क्रांति उस क्रांति को कहा जाता है जिसने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीकी में आश्चर्यजनक रूप से क्या परिवर्तन कर दिए थे। इस क्रांति का श्री गणेश इंग्लैंड से ही हुआ है। इस क्रांति का श्री इंग्लैंड कहने का मतलब दोस्तों औद्योगिक क्रांति है क्या, तो औद्योगिक क्रांति उस क्रांति को कहते हैं, किस क्रांति को, तो जिसने 18वीं शताब्दी में क्या किया, तो 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में उत्पादन जो भी वस्तु उत्पादन होता उसकी तकनीकी में दोस्तों आश्चर्यजनक रूप से पूरा ही परिवर्तन कर डाला। इसी दोस्तों हम लोग औद्योगिक क्रांति कहते हैं, ठीक है। और इस क्रांति का जो शुरुआत है श्री गणेश बोले या शुरुआत बोले दोस्तों ये इंग्लैंड से हुआ था, ठीक है। ऑप्शन अगर एमसीक्यू पूछे कि औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहां से हुआ तो इंग्लैंड, जहां भी ऑप्शन रहेगा चेक कर लीजिए, ठीक है, यानी कि राइट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रश्न क्या है तो 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 3 नंबर बोलता है दोस्तों क्या कहता है कि क्षेत्रीय दल, क्या दल, क्षेत्रीय दल दोस्तों क्या है, ठीक है। देखिए तो क्षेत्रीय दल क्या है, तो क्षेत्रीय दल ऐसा राजनीतिक दल जो अपने क्षेत्र के हित के लिए काम करे। क्षेत्रीय दल का मतलब क्या होता है, ऐसा राजनीतिक दल जो अपने क्षेत्र के हित के लिए दोस्तों कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, क्षेत्रीय दल कहते हैं, ठीक है। और इनकी कार्य करने का जो दायरा ये सीमित होता है। कहने का मतलब है कि जो राजनीतिक दल जो अपने क्षेत्र, अपने ही क्षेत्र है, दूसरे क्षेत्र नहीं, सिर्फ यहाँ अपना क्षेत्र है और दूसरा इसका क्षेत्र है, यहाँ नहीं, सिर्फ अपना क्षेत्र में के हित के लिए जो सुविधा वहां पर उपलब्ध कराएगा इसी को दोस्तों हम लोग क्षेत्रीय दल कहते हैं। और इनका कार्य करने का जो यानी कि काम करने का जो क्षमता है ये दायरा यानी कि सीमित होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट 4 नंबर क्या कहता है, तो 4 नंबर कहता है दोस्तों क्या कहता है कि खरीफ फसल किसे कहते हैं, ठीक है। खरीफ फसल किसे कहते हैं, तो ऐसी फसल जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं। कब बोते हैं, जून जुलाई, गर्मी के मौसम में, ठीक है। गर्मी के मौसम में दोस्तों उनको बोते हैं और अक्टूबर के आसपास क्या करते हैं, अक्टूबर के आसपास में काट लेते हैं, उसे खरीफ फसल कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर एक आपको उदाहरण के तौर पर बोले कि खरीफ फसल किसे कहता है और उदाहरण दे दीजिएगा, नहीं बोलता है दोस्तों, अगर उदाहरण देना मनता है, ठीक है, धान यहाँ लिख दीजिए, ठीक, उदाहरण के तौर पर धान ये आपका खरीफ फसल होता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर कहता है क्या कहता है कि नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है, तो नेपाल में दोस्तों किस तरह की शासन व्यवस्था है, तो नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, ठीक है, संघीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। इस तरह से दोस्तों अभी तक हम लोग 5 को प्रश्न देखे और अभी तक जो लाइक नहीं किया है, ठीक है, ध्यान से सुन ले, जो वीडियो को लाइक नहीं किया एक और वीडियो को लाइक, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इतना मेहनत के लिए एक बार इन तीनों का जरूर से प्रयोग कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, क्या कहता है 6 नंबर की विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य।
विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य, या क्या जानते हैं विदेशी निवेश के बारे में, ठीक है, उसको लिखना है। ठीक है, देखिए उत्तर में लिखिए क्या लिखना है कि जब कोई बाहरी देश, जब कोई बाहर देश है, ठीक है, यहाँ उसका देश है और यहाँ पर रहेगा, यानी कि देखिए समझ ली पहले, जब कोई बाहरी देश या कंपनी द्वारा हमारे देश में या हमारे देश की कंपनियों में निवेश करता है, मान के चलिए ये जापान है, ठीक है, ये जापान है दोस्तों, ये भारत है, ठीक है, तो ये हमें क्या करा, तो ये जापान से जो बाहरी देश या कंपनियां हमारे भारत की कंपनियों में निवेश करा, उसी को हम लोग कहते हैं विदेशी निवेश, ठीक है, विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर कहता है उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, ये दोस्तों आप सभी का वेरी शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन है, 7 गो, ठीक है, इसमें से दोस्तों 5 ही का उत्तर देना था। ठीक है, 7 मत दीजिएगा, इनकी चालाकी का काम करके 7 दीजिए, तो 7 में दोस्तों आपको 14 नंबर मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और आपका नंबर भी काट लेगा, तो इसलिए 5 ही का उत्तर दीजिएगा। ठीक है, देखिए उदारीकरण का क्या अर्थ होता है, तो उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास में अधिक विकास को क्या मिले, तो सहायता मिले। उदारीकरण का मतलब भी दोस्तों ऐसा नियंत्रण में ढील दिया जाए या उन्हें हटा लिया जाए पूरी तरह से जिससे आर्थिक विकास को क्या मिले, तो बढ़ावा मिले। ठीक है, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले, इस तरह से दोस्तों यहाँ पर उदारीकरण का अर्थ होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 7 गो प्रश्न देख लिए वेरी शॉर्ट का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें भी दोस्तों टोटल 7 गो प्रश्न पूछेगा, 8 से लेकर 14 तक का प्रश्न में दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ 5 गो प्रश्न का उत्तर देना और 15 नंबर आपको लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन में पक्का करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसा प्रश्न पूछा है। तो प्रश्न कहता है दोस्तों, क्या कहता है, देखिए कि कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं। ठीक है, कॉर्न लॉ से दोस्तों आप क्या समझते हैं, एक मीनिंग है कॉर्न, कॉर्न को इंग्लिश, ये आपका दोस्तों इसका एक इंग्लिश मीनिंग है। ठीक है, और हिंदी में दोस्तों इसको हम लोग मक्का कहते हैं। ठीक है, मक्का, यानी कि मक्का को हम लोग इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, मक्का कहते हैं। ठीक है, देखिए तो कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में सरकार ने बड़े भूस्वामी स्वामी के दबाव में कानून पास करके मक्के के आयात पर रोक लगा दी थी। समझिएगा, ठीक है, कब है, तो 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जब लास्ट बीतने वाला था। ठीक है, तब क्या होता, बड़े बड़े भूस्वामी थे जिनका बहुत बड़ा खेती था। ठीक है, ये क्या हुआ, तो स्वामी ने दबाव कानून पास करके मक्के के आयात, जो मक्का का आयात था दोस्तों, इस पे रोक लगा दी थी। जिस कानून की सहायता से मक्के के आयात पर रोक लगाया गया उसे ही हम लोग कॉर्न लॉ कहते हैं। सिंपल दोस्तों, अगर एक बार देखते हैं समझ के देखते हैं तो बोर्ड एग्जाम में तहलका और 90 पार। ठीक है, 90 पार, ये लिख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और जो लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा, इसमें कोई कटौती नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहता है प्रश्न, क्या कहता है कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, क्यों, संक्षेप में उत्तर लिखे। ठीक है, सूरत बंदरगाह 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, ठीक है, क्या हुआ, अंत में हाशिए पर पहुंच गया था, संक्षेप में उत्तर दीजिए, ऐसा क्यों। ठीक है, देखिए उत्तर में लिखना, मशीनों का युग से पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत के सूती कपड़ा का दबदबा रहता था। जब मशीन नहीं था दोस्तों, मशीनों के युग से पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार, जिसमें दोस्तों भारत के अलावा अनेक, यहाँ पर भारत के अलावा एक दूसरा राज्य जो दूसरा देश, ठीक है, जो जुड़ा हुआ रहता था, किसके, भारत के सूती कपड़ों का बहुत दबदबा रहता था। यानी कि पहले मशीन नहीं होता था, मशीन ना होने के कारण भारत में जो सूती कपड़ा का जो आयात था, निर्यात था, ये दबा रहता था। और उस समय सूरत के बंदरगाह का सूरत के बंदरगाह का बड़ा ही बोलबाला था। ठीक है, यानी कि सूरत का जो बंदरगाह है दोस्तों, इसमें जो सूती कपड़ा जो बनता था इसका बहुत बोलबाला था, वहां से बहुत ज्यादा निर्यात होते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा, यानी कि निर्यात करने का मतलब क्या है, तो वहां से बहुत ज्यादा जो माल उत्पादन होता था। पर जब क्या यूरोपियन कंपनी ने अपना पैर पसारना, ठीक है, यूरोपियन कंपनी, ध्यान रखिए यूरोपियन कंपनी, अगर आपको प्रश्न का जवाब पता है और लिखने का तरीका नहीं पता है तो आपको अच्छा नंबर नहीं देता है एग्जाम में। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर यूरोपियन कंपनी है। ठीक है, इसको अगर ब्लैक पेन से दोस्तों हेड यहाँ पर अगर आप इसको ठीक है अंडरलाइन करते हैं तो दोस्तों इससे जो एग्जामिनर का जो सारा ध्यान है आपके कहीं पर नहीं पड़ेगा बल्कि यहाँ पर बनेगा, जिससे दोस्तों अगर ये मीनिंग अच्छी तरह से लिखा हुआ और समझ में आता है तो दोस्तों इससे बहुत अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है, तो इस ट्रिक का अपना अप्लाई जरूर कीजिए। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो जब यूरोपियन कंपनी ने अपना पैर पसारना शुरू किया तो क्या हुआ, तो सूरत के तट पर स्थित बंदरगाह का निर्यात कम होने लगा और वे हाशिए पर चले गए। ठीक है, यानी कि सूरत के बंदरगाह पर बहुत ही ज्यादा कम बिक्री होने लगा, इसलिए क्या हुआ, तो जो सूरत के बंदरगाह है यह 18वीं शताब्दी के अंत में हाशिए पर पहुंच गए थे, जिसका मेन रीजन था यूरोपियन कंपनी ने अपना पैर पसार लिया था। तो इस तरह से दोस्तों अभी हम लोग 9 प्रश्न देखे हैं और लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक, और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑल पे प्रेस कर लीजिए।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर। कहिएगा सर 10 नंबर का प्रश्न क्या हो गया सर, 9 के बाद 10 है। देखिए दोस्तों 10 नंबर का जो प्रश्न है ये लगता है छूट गया है, ठीक है। और इसका दोस्तों अगर आप चाहेंगे तो इसका मैं वीडियो लेकर आऊंगा 10 नंबर का स्पेशल, ठीक है। और नहीं है तो दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको इसमें से टोटल 5 को कहीं सही जवाब देना था तो 5 को का दे दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उतना ही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि राजनीतिक दलों के सुधार के उपाय में बताएं, ठीक है। उपायों के बारे में बताना है। देखिए तो राजनीतिक दल में क्या क्या सुधार हो सकता है, उत्तर में लिखना कि राजनीतिक दल में सुधार के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं, ठीक है। क्या क्या किए गए हैं, तो उच्चतम न्यायालय ने पैसा और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। उच्चतम न्यायालय ने पैसा और अपराधियों का जो प्रभाव ये कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसके कारण चुनाव लड़ने वाला हर एक उम्मीदवार को अपनी संपत्ति के ब्यौरों का शपथ पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों जो क्या हुआ है, तो राजनीतिक दल में सुधार करने के लिए जो चुनाव लड़ता हर एक उम्मीदवार उसके अपनी संपत्ति का, यानी कि कितना खर्च कर पाता, कितना खर्च करता है या किसका अच्छा काम करता है, इसके संपत्ति का ब्यौरे शपथ पत्र दिलाना पड़ता है। और तीसरा पॉइंट है कि विधायकों और सांसदों को दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है, ठीक है। दल बदल रोकने के लिए संशोधन किया गया। चलिए 11 देख लिया हम लोग। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और जो लाइक नहीं किया दोस्तों तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, ठीक है। चलिए कहता है प्रश्न दोस्तों कि लोकतंत्र किस प्रकार का वैध शासन व्यवस्था है, ठीक है। लोकतंत्र किस प्रकार का वैध शासन व्यवस्था है, उत्तर लिखिएगा लोकतंत्र एक वैध शासन व्यवस्था है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दिया, अगर ये आपका जो मेन पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो अगर इसको अंडरलाइन करते हैं तो एग्जामिनर का सारा ध्यान दोस्तों यहीं पर जाएगा, ठीक है। एक वैध शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र में जनता के समर्थन के बिना कोई भी नई सरकार नहीं बन सकती। क्या लोकतंत्र में ऐसा होता है कि बिना जनता के अलावा सरकार बन जाती है? नहीं, ऐसा सिर्फ तानाशाही में होता है, राजा का बेटा ही राजा बनता है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा कोई भी नियम नहीं है। अगर आप जिसको वोट देना चाहते हैं, जिसको मत देना चाहते हैं, उसी उम्मीदवार को वोट या मत दे सकते हैं, अन्यथा किसी को नहीं, आपका मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर लोकतंत्र में यही होता है, ठीक है। यह केवल लोकतंत्र में ही संभव है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब कोई सरकार अल्पमत में आ जाती है, यानी कि उसका त्याग पत्र आना होता है, तो क्या करता है, वह त्याग पत्र देना पड़ता है और उसकी वैधता खत्म हो जाती है और उसकी सरकार, यानी कि उसकी सरकार की समाप्ता, यानी कि वैधता खत्म हो जाती है और उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि अभी है इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। चुनाव अगर दोस्तों अगर इसमें इनका वोट होता है, यानी कि ये जीतते हैं तो ठीक है, नहीं जीते तो क्या, अब इनको प्रधानमंत्री कहिएगा? नहीं कहेंगे। तो इसी तरह से दोस्तों इनकी वैधता हो जाए, समाप्त हो जाए, ठीक है। चलिए अब 13 नंबर का प्रश्न कहता है कि यहाँ पर 13 नंबर क्या कहता है कि विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अगर ऋण नहीं, मान के चलिए कोई व्यक्ति को ऋण लेना है तो उसके लिए विकास कैसे हो सकता है, उत्तर विकास में ऋण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। कैसे होती है, तो विकास में दोस्तों ऋण की एक ऐसी भूमिका है जब कोई व्यक्ति ऋण लेकर नया कारोबार स्थापित कर सकता है। क्यों दोस्तों, अगर मान के चलिए आप किसी भी व्यक्ति को 50,000 ऋण का जरूरत है, लोन का जरूरत है, ठीक है, और ये अपना कारोबार स्थापित करना चाहता है और ये समझ रहा है कि मेरा कारोबार में, ठीक है, कि वृद्धि होगा, तो इसको लोन कहां से मिलेगा? बैंक से मिलेगा। अगर वृद्धि हो गया तो क्या होता है, ऋण इसके लिए जो है दोस्तों सहायक बना, 50 लाख 1.5 लाख ये कमाते चला गया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, ठीक है। नया उद्योग लगा सकता है या वस्तुओं का व्यापार कर सकता है, जिससे उसकी आय में क्या वृद्धि होती है और उसका जीवन स्तर सुधरता है, ठीक है। अतः ऋण देश के विकास के लिए बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इसे आप सहमत है कि नहीं, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर। क्या कहता है, ऋण की शर्तें का उल्लेख करें। अभी हम लोग देखिए ऋण की एक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाता, महत्वपूर्ण भूमिका आपके जीवन के लिए। अब है ऋण की शर्तें, तो ऋण लेने के लिए शर्तें क्या क्या है ये तो जानना पड़ेगा। हाँ सर, देखिए ऋण लिखा गया, ठीक है, यहाँ पर होता है ऋण, ठीक है, इसको काट के कर लीजिएगा ऋण, ठीक है। आंसर में दोस्तों गड़बड़ी हो गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, आप है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऋण के लिए निम्नलिखित शर्त है, होता है क्या होता है, तो ऋण लेने वाले बैंकों को अपने आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। जब बैंक से कोई व्यक्ति ऋण लेता है तो उसको आय का प्रमाण पत्र इसलिए देना पड़ता है ताकि बैंक को लगे कि ऋण मुक्त, यानी कि ऋण को चुका सकता है कि नहीं। मान के चलिए कोई व्यक्ति 80,000 रुपये पर मंथ, यानी कि यहाँ पर मंथ तो कमाएगा नहीं, तो ऋण ले नहीं सकता। मान के चलिए 80,000 रुपये दोस्तों ये सालाना कमाता है, 50,000 कमाता है या 15,000 कमाता है, तो इस समय को जो है ऋण जो है कम मिलता है। अगर कोई व्यक्ति लाखों रुपया कमाता है, ठीक है, सालाना,
या उनका मंथली इनकम 25,000 है, तो इनको जो है ऋण जो है दोस्तों ज्यादा देता बैंक, इसलिए देता है क्योंकि ये ऋण चुका सकते हैं। ठीक है, और क्या है दोस्तों, तो 3 को पूछा है, तो देखिए ऋण की शर्त है 3 को हम लिखे, ठीक है। तो सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है। ठीक है, सिक्योरिटी के रूप में जो भी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है आप जो जमा करेंगे बैंक में, तभी आपको ऋण मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3 नंबर कि ऋण लेने के लिए ग्रांटर का होना आवश्यक है। जब तक आपका ग्रांटर कोई नहीं बनेगा तब तक ऋण नहीं लेगा। मान के चलिए ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति, ठीक है, ये दो एक व्यक्ति है, तो इसको लेना है ऋण और इसको भी इसको बनना है ग्रांटर, तो ये ले लेगा ऋण। मान के चलिए बैंक से 50,000 रुपया लिया और ऋण लेके दिल्ली पुराना हो गया। ठीक है, ये दिल्ली चला गया, तो ये जो ग्रांटर बना था और इसका जो जमीन है ये धनबाद में, मान के चलिए हम धनबाद में रहते हैं, ये धनबादी में, ठीक है, और इसका जो दोस्तवा है ये चल गया कहाँ, दिल्ली चल गया, तो अब ऋण कौन चुकाएगा, ये चुकाएगा। अब 50,000 ये भरेगा, तो कैसे बताइए, इसलिए कहते हैं कि किसी का ग्रांटर मत बनिए, बोलिएगा नहीं हम बनेंगे ग्रांटर। ठीक है, चलिए ये रहा दोस्तों लास्ट, यहाँ पर अभी 14 को प्रश्न देखे शॉर्ट का। जो लाइक ही नहीं किया दोस्तों इतना मेहनत के लिए, दोस्तों एक बार लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करने के साथ साथ दोस्तों वीडियो को एक लाइक, और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चाहे दोस्तों जो भी आपका ग्रुप मेंबर है, जहां भी आपका दोस्त, उनको जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, आप तो बहुत चीज चलाते होंगे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, ये सब दोस्तों मैं नहीं चलाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम और यूट्यूब के अलावा दोस्तों मैं और कोई भी ऐप का यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, आपको भी पता है, मेरा इंस्टाग्राम भी नहीं है ना फेसबुक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे। प्रश्न कहता है 15 से लेकर 19 तक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो लास्ट वाला 19 नंबर का प्रश्न है, मैप से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, और आपको इसमें से केवल 3 का ही जवाब देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न कहता है 15 नंबर कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। ठीक है, क्या किया, देखिए क्या किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए। क्या क्या किए, तो पहला में उसने जो प्रतिस्पर्धा है दोस्तों, प्रतिस्पर्धा, इसको पूरी तरह से क्या किया, उन्होंने खत्म कर दिया। लागतों पर अंकुश रखने और कपास व रेशम से बनी चीजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण के लिए एक नई व्यवस्था की लागू की। सर इतना स्पीड बोल दिए, समझा दीजिए। देखिए अब समझाते हैं। ठीक है, क्यों दोस्तों समझना ही जरूरी है, रटना नहीं है। जो लिख दिए हैं इसको भी समझ के जाइएगा ना जी। बोल रहे हैं 40 में दोस्तों छीन नहीं सकता, 39 अर्थ दोस्तों यहां से पक्का है, कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, कोई नहीं छीन सकता, इसलिए कर रहे हैं, देख के जाएगा और एक लाइक जरूर से कीजिएगा। ठीक है, देखिए तो प्रतिस्पर्धा को खत्म कर दिया, लागतों पर अंकुश रखा दिया, कपास से बनी वस्तुओं क्या नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन किया, नियंत्रण किया और एक नई व्यवस्था को लागू कर दिया। बस इतना ही से है। 2 नंबर कि ऋण कम नहीं, यहां पर देखिए क्या लिखा है कि कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सहकारी व्यापारों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। ठीक है, तीसरा कि कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़े की गुणवत्ता को जांचने के लिए क्या कहते, तो वेतन भोगी कर्मचारी तैनात कर दे, जिन्हें गुमास्ता कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों, रेशमी और सूती कपड़े की नियमित आपूर्ति क्या बोलता है, आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्न उपाय किए। उसने क्या क्या, तो प्रतिस्पर्धा कम, लागतों पर अंकुश रखाया, जो बुनकरों था इस पर निगरानी रखने के लिए, माल इकट्ठा करने के लिए तैनात है, कर्मचारी भोगी तैनात किया था, जिसको हम लोग गुमास्ता कहते हैं। ये 15। नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 नंबर को, जल्दी जल्दी दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, क्या कहता है कि किन कारणों से लोकतंत्र को आन शासन व्यवस्था से बेहतर बताया गया है। देखते हैं कि लोकतंत्र में जनता का अपना मर्जी है, किसी भी को वोट दे सकता है, अपना मर्जी के अनुसार कहीं भी जमीन खरीद या बेच सकता है। ठीक है, देखिए तो निम्नलिखित कारणों से लोकतंत्र को आन शासन व्यवस्था से बेहतर बताया गया है। तो पहला जो रीजन है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है, जनता अपने शासकों का चुनाव करते हैं और जब चाहे जब उनके पदों से हटा सकती है। बस यही एक जनता में लोकतंत्र में दोस्तों जनता का एक अधिकार होता है कि वो सरकार के द्वारा जितना भी चीजें सरकारी काम है या किसी भी विकास योजना है उसका जानकारी ले सके, या जो भी सरकार है अगर वो उसके प्रति अच्छे काम नहीं करता, उसको पद से क्या कर सकता है, हटा सकता है। ठीक है, जब आपका भी 18 वर्ष हो जाएगा तो आपको भी ये हक मिलेगा। ठीक है, 2 नंबर लोकतांत्रिक शासन में सरकार जनता का प्रति उत्तरदायित्व होती है, इसलिए वह संविधान के नियमों तथा जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाती है। ठीक है, तीसरा लोकतंत्र देशों में लोगों को वोट डालने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक
संगठन बनाने के अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक और आर्थिक अधिकार को भी क्या करता है, प्राप्त करता है। तो लोकतंत्र दोस्तों, आपका जो भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है और आप लोकतंत्र में ही रहते हैं और लोकतंत्र के बारे में कुछ नहीं जानेंगे तो बेकार है। ठीक है, तो ये सब दोस्तों तो आम बात है, या तो आपको जानना होगा। अब बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है, तो कहता है प्रश्न है कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं से किस प्रकार से सुलझाती है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो चलिए हम इसका उदाहरण देकर समझाते हैं किस प्रकार से होगा कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग, दोहरे मतलब उसका पुनः चक्रण करने से, ठीक है, दो बार बार इसका जो उपयोगी होने से क्यों यहाँ पर सुलझाती है। देखिए, तो मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को बहुत ही आसानी तरह से सुलझाते हैं। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु को खरीदने या सेवा के लिए आसानी से कर सकता है। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है, पैसा को ही हम लोग मुद्रा कहते हैं, तो आप किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं, ठीक है, और उसको बेच भी सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, मुद्रा का होना चाहिए। ठीक है, होना जरूरी है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग विनिमय प्रणाली को एक अनिवार्य विशेषता है कि जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। क्या बोलता है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग विनिमय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। इसकी तुलना में ऐसे अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करने में करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को क्या करता है, जरूरत का खत्म करता है। तो बस दोस्तों, मुद्रा है तो आप किसी वस्तु को खरीद बेच सकते हैं, मुद्रा की सहायता से आप कहीं जा सकते हैं। मुद्रा के बारे में जो भी पता है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ता है 18 नंबर और 19 नंबर। दो गो प्रश्न बच्चा दिया है, लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर। क्या कहता है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का वर्णन करे। ठीक है, देखिए, जब किसी खेत में केवल इनकी, ठीक है, इतनी उपज होती है, जब किसी खेत में इतनी उपज होती है कि उसके परिवार का पेट किसी भी तरह भर पाए, तो ऐसे खेती को प्रारंभिक जीवन कृषि निर्वाह का कहने का मतलब है दोस्तों, अगर कोई भी कृषि है, कोई भी किसान है, अगर वो उत्पादन करता है गेहूं, चावल या धान, उनको उसका भी अगर उसके उत्पादन किए गए वस्तुएं से उसकी पेट भर जाता है, तो इसको हम लोग प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। और इस तरह की खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। अगर बड़ा टुकड़े पर किया जाएगा तो क्या 40 किलो 20 किलो क्विंटल गेहूं क्या 20 किलो किसान खा ले? नहीं सर, इससे उन बाजार में बेचेगा, बाजार में बेचने से मुद्रा मिलेगा, मुद्रा से क्या होगा, तो जीवन का रोटी रोजी अनेक दिन तक चलेगा, अनेक गहना पहनेगा, इस तरह से होता है। ठीक है, आदिम औजार तथा परिवार की सहायता से इस तरह की खेती की जाती है और इस प्रकार की खेती मुख्य रूप से मानसून पर और जमीन के प्राकृतिक उर्वरों पर निर्भर होती है। अगर जलवायु अच्छा रहा, वर्षा अच्छा रहा तो फसल अच्छा होगा, वर्षा खराब रहा तो अगर मानसून खराब रहा तो फसल बर्बाद। ठीक है, तो ऐसी खेती में जलवायु अनुसार फसल का चुनाव किया जाता है। जैसे धान के दिनों में धान रोपा जाता है और गेहूं के दिनों में गेहूं रोपा जाता है। तो क्या अगर धान का जो जून जुलाई में धान रोपते हैं, क्या इसको आप ठंडा के दिन में रोपिएगा तो जितना भी धान है सब खराब, उगवे नहीं करेगा। गेहूं के दिन है दोस्तों ठंडा, इसको गर्मी में रोपिएगा, उगवे नहीं करेगा। चलिए समझ गए, वीडियो को लाइक कर के दीजिएगा। ठीक है, और लास्ट 19 नंबर का प्रश्न है और मैप में तहलका मचा के आएगा और 5 नंबर पक्का करके आइए। ठीक है, कहता है दिए गए मानचित्र के आधार पर 5 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। 5 टोटल 5 क्या क्या हो जाएगा, देखिए आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैप में जानकारी होना चाहिए कि किस प्रकार से चिन्हित करना है। ठीक है, मैप में यही आपको सबसे पहले जरूरी होना चाहिए। देखिए मैं आपको कुछ बता देता हूं ताकि आपको मैप में एक नंबर ना कटे। ठीक है, 5 गो गेहूं उत्पादक, देखिए पेंसिल आ गया ना, पेंसिल का उपयोग करना। ठीक है, मान लीजिए 5 गो गेहूं उत्पादक राज्यों का। ठीक है, कौन कौन राज्य है 5 गो गेहूं उत्पादक, देखिए सबसे पहले दोस्तों ये आपका जो राज्य दिख रहा है 1 नंबर दे दीजिएगा, यहां पर ऐसे कर दीजिएगा, ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहां पर लिख दीजिएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपका एक गेहूं उत्पादक राज्य हो गया, एक हुआ है। कैसे मान लिया सर कि यह उत्तर प्रदेश है, तो मुझे पता है। क्या आपको पता है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, पता है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं 5 नंबर पक्का ही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 2 नंबर में ऐसे तीर दे दीजिएगा। ठीक है, ये है दोस्तों, ये आपका जो राज्य है ये है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। ठीक है, चलिए आपका हरियाणा हो गया। 2 गो, तीसरा है ये है दोस्तों तीसरा में दोस्तों आपका पंजाब है। इसको ऐसे कर दीजिएगा, एरो का निशान दे दीजिएगा, पंजाब लिखना, पंजाब।
चलिए लिख दिए पंजाब। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों ये आपका है 4 नंबर में राजस्थान, इसे पॉइंट दे दीजिए, राजस्थान लिख दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों ये है, अब ये कौन सा राज्य है, तो ये है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश, तो इसको 5 नंबर दे दीजिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश लिख सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर दोस्तों आपको इसको 1 मानना तो इसको 1 मान सकते हैं, इसको 5 मानना, किसी भी को मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ 5 को जो राज्य है गेहूं उत्पादक राज्यों का नाम आपको दर्शाना है। तो इस तरह से दोस्तों मैप में आपको दर्शा के समझा दिए। और अगर दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और 19 प्रश्नों के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं, और कमेंट में बताइए कि 10 नंबर का आपको जो प्रश्न का वीडियो चाहिए नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए दोस्तों बता दीजिए। ठीक है, तो मैं यानी कि मेरा बेस्ट जो टाइम है वेस्ट ना हो। तो दोस्तों आज का ये वीडियो को यार, अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे हम लोग इसी तरह भी और भी नए वीडियो में।